देखो क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका आंसर जो आपने बताया है वो बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। देखो ये कह रहा है कौन सी चीज वो नहीं बता पाया। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट, कौन सी चीज है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, यानी उसकी डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स। ये तो उसकी मेरिट थी कि एक्सटेंड टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो ये क्या इसकी मेरिट्स है, ये तो सर उसने ऑप्शन डी हो जाएगा फिर इसमें। ऑप्शन डी। हाँ सी इसका ऑप्शन है, सी। ये रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बता पाया था, रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, किस रेट से रिएक्शन हो रही है। ये फिजिबिलिटी तो बता देता है, फिजिबिलिटी मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये तो बताता है, लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा यानी किस स्पीड से होगी ये इसको नहीं बता पाता। तो ये थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, किस रेट से रिएक्शन हो रही है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन देता है कि कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, द एक्सटेंट टू विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक, कितने परसेंटेज तक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है यानी अपने आप होगी या नहीं होगी, उसे कहते हैं फिजिबिलिटी। तो ये तीनों की इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन किसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। तो सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट का सी। अब क्वेश्चन नंबर आ गया सेकंड, which of the following statement is not true regarding the law of thermodynamics? Which of the following statement is not true regarding the law of thermodynamics? बताओ इसका आंसर कौन सा किया? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी देखो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपके पास कि द डीज एनर्जी चेंज मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब होता है विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो लार्ज नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सिस्टम यानी माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है। जैसे इंडिविजुअल के लिए मैंने कहा कि ये रूम है, इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मैंने कहा बताओ एक पार्टिकल का टेम्परेचर कितना है, एक पार्टिकल का, तो एक पार्टिकल के टेम्परेचर को निकालना क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो यह इसकी स्टडी को ये बताता नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, तो इंडिविजुअल लेवल की स्टडी को ये नहीं करता है, तो ये नॉट ट्रू है। ठीक है, कि जो माइक्रोस्कोपिक है उसकी एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 3, a dash in thermodynamic refers to the part of universe in which observation are made and remaining universe constitute the, इसका कौन सा होगा आंसर? सर इसका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन बी और सी दोनों सेम ही है, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग। तो ये बिल्कुल सही है कि जो सिस्टम होता है, सिस्टम क्या होता है जहां पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है, दैट इज सिस्टम, और रिमेनिंग यूनिवर्स का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो पहले का सिस्टम और दूसरे का सराउंडिंग यानी सी या बी दोनों सही आंसर, क्योंकि दोनों में इसने सेम ऑप्शन रखती है। अब क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिवर्स रिफर टू, यूनिवर्स में क्या क्या चीजें? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, या बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जब भी हम बोलेंगे यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का मतलब आपको समझ जाना है कि ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिला के यूनिवर्स है। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 5 का ऑप्शन सी इज राइट। देखो, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन क्लोज्ड वेसल, इसमें लिखा भी है कि क्लोज्ड वेसल है, तो जब क्लोज्ड वेसल होगा तो सीधी सी बात है कि सिस्टम क्या होगा, क्लोज ही होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और बाकी क्या लिख रहा है, अ प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज इन कवर्ड बीकर, अगर कवर्ड बीकर है तो क्लोज होगा वो तो। ठीक है, दूसरा एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज मैटर, अगर दोनों एक्सचेंज होंगे तो क्लोज कहां से हो गया, वो तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ थर्मस, थर्मस में कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्लोज कहां से होगा, तो
इंसुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये रॉन्ग होगा, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। केवल सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ क्या है। सर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, आपने कोई चीज रखी है तो ये बंद हो गई। अब इसमें क्या है, कोई भी मैटर सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी हो सकती है। अगर आपने प्रेशर कुकर में कोई चीज रखी है तो कुछ यस सर, देर बाद स्टीम होती है, हाँ स्टीम आउट जाती है। हाँ, तो हीट निकल सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन मैटर नहीं हो सकता, इसीलिए प्रेशर कुकर इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द सर एग्जांपल ऑफ ऑप्शन सी। 7 का एग्जांपल क्वेश्चन है सी है ना। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी विद द सराउंडिंग। हाँ, जिसमें मास और एनर्जी कोई भी एक्सचेंज नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। दीज आर, कौन कौन से हैं ये। तो कौन सा ऑप्शन बोला आपने सर इसमें। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। किसकी ज्यादा हम स्टडी करते हैं, देखो, प्रेशर की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की और अमाउंट की। तो इन चारों की स्टडी हम कंटिन्यू करते रहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है। तो उसे कहेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यानी स्टेट वेरिएबल। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन सा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है, कौन सा होगा। सर इसमें मैंने ऑप्शन बी करा है। ऑप्शन बी आपका हो गया रॉन्ग। ठीक है, आपको मैंने बोला था कि दो ही है हमारे पास जो वर्क फंक्शन है, बस केवल दो है। पाथ फंक्शन, सॉरी, पाथ फंक्शन हमारे पास दो ही एग्जांपल है। यस सर, एक हीट है हाँ, और एक इंथैल्पी है। नहीं, वर्क। वर्क तो डिपेंड करेगा ना पाथ पे। वर्क का मतलब आप कोई चीज उठा के ले जा रहे यस हो, सर। आप यहाँ से यहाँ ले जाओगे ए, एक अच्छा यहाँ से ले जाओगे बी, एक यहाँ से ले जाओगे सी। तो ज्यादा वर्क किसमें करना पड़ेगा आपको, सर, ऑप्शन सी में। सी। तो सी का मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना। ये पाथ इधर से ले यस गए, सर। तो ये पाथ पे, तो दो ही आपके पास पाथ हैं बस, केवल सेकंड यानी हीट एंड वर्क, बाकी और कोई नहीं है आपके पास पाथ। ठीक है, इसीलिए डी इज द राइट आंसर, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो 9 का आंसर हो गया डी। सर इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। ए, ए तो होता है फर्स्ट एंड फोर्थ। सर नो, नॉट अ स्टेट फंक्शन। हाँ, तो स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी पाथ फंक्शन है ना। ओके, यस सर, यस सर, आया समझ में। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 10, among the following the state function is। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 10 का ऑप्शन सी में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ लिखा है ना, इंटरनल एनर्जी है और मोलर एंथैल्पी है। हाँ देखो, वर्क नहीं है, तो वर्क तो होगा ही नहीं, तो वर्क है ही नहीं स्टेट फंक्शन, तो इसीलिए फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। हाँ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो ये इनिशियल और फाइनल पे भी डिपेंड करता है। तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, यानी सी इज द राइट आंसर, और ये स्टेट फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कौन सा है। सर ऑप्शन ए। हाँ, ए का मतलब जितनी टाइप की भी एनर्जी होती है सिस्टम में, उन सबका सम होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, सम ऑफ द ऑल टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एनी सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर आता है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करेगा।
सर इसका ऑप्शन डी है। हाँ, ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि देखो सारा सब कुछ क्या होता है, मैटर पे डिपेंड करता है। जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, इसका हो जाता है Q प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो Q प्लस डब्ल्यू का मतलब हुआ हीट, हीट चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। वर्क, वर्क को चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। मैटर, मैटर के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, इसको वर्क को चेंज कर दो डेल NGRT से, तो नंबर ऑफ मोल्स में भी अफेक्ट हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कम ज्यादा करोगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो यानी सबके सब है जो उस पर डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। तो इसीलिए इसका हो जाएगा डी आंसर 13 का। अब 14 क्वेश्चन का। सर 14 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 14 के लिए ऑप्शन है द सिस्टम दैट वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री। हाँ, उसे कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक होता है जिसमें कोई भी हीट ना तो एक्सचेंज होती है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, तो एडियाबैटिक इज राइट। आइसोथर्मल में कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? सर टेम्परेचर। हाँ, तो आइसोथर्मल में डेल टी और डेल ई दोनों जीरो हो जाते हैं, डेल टी एंड डेल ई दोनों जीरो हो जाते हैं। और आइसोबैरिक में? सर आइसोबैरिक में वॉल्यूम। नहीं, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर, ओके। डेल पी जीरो हो जाता है। आइसोकोरिक में? इसमें वॉल्यूम जीरो हाँ, हो जाता है। वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, यानी डेल वी जीरो हो जाएगा, यहाँ डेल पी जीरो हो जाएगा, यहाँ डेल टी और डेल ई जीरो हो जाता है आइसोथर्मल। और एडियाबैटिक में क्यू जीरो हो जाता है, यानी कोई भी हीट ना तो सिस्टम टू सराउंडिंग आती है ना सराउंडिंग टू सिस्टम आती है। इंसुलेटेड बॉडी, बाउंड्री को हम यूज करते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 15 पे। द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, इस पे डिपेंड नहीं करता। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, पहला तो स्टेट है, स्टेट पे तो डिपेंड करेगी। देखो इसमें ये भी आंसर, लेकिन इससे एक और आंसर है जो ज्यादा क्लियर है, ये है डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस। क्योंकि ये जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये इंटरमीडिएट को नहीं बता पाता, ठीक है। ये इंटरमीडिएट का मतलब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब जो बीच में बनते हैं। तो कई है नेचर पे भी इफेक्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत नेचर पे कर सकता है। जैसे हम उसमें कहते हैं किसमें, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वो नेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन जो इंटरमीडिएट्स है, ये मतलब जो आंसर रॉन्ग है तो इंटरमीडिएट वाला बहुत ज्यादा रॉन्ग है, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी रॉन्ग है, लेकिन ये कम है, मतलब थोड़ा बहुत नेचर पे डिपेंड किया जा सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की क्या डिमेरिट्स है कि वो मैकेनिज्म नहीं बताता, मैकेनिज्म का मतलब इंटरमीडिएट रिएक्शन को नहीं बताता, ये मैकेनिज्म को नहीं बता पाता, मैकेनिज्म का मतलब इंटरमीडिएट रिएक्शन को नहीं बता पाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट रिएक्शन को ये नहीं बता पाता, इसीलिए सी है जो ये आंसर ज्यादा क्लोज है रॉन्ग, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो सी है, डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस, ठीक। यस सर। कई बार आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और 4 ऑप्शन रॉन्ग होंगे, तो आपको वो चूज करना है जो बहुत ज्यादा रॉन्ग है, या फिर वो चूज करना है जो बहुत ज्यादा राइट है, उनमें से जो ज्यादा राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है द Q is dash when heat is transferred from the surrounding to system and Q is dash when heat is transferred from system सर to ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए है, देखो जब सराउंडिंग टू सिस्टम की तरफ आएगा, यानी सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, सराउंडिंग से सिस्टम की सराउंडिंग है उससे सिस्टम की तरफ आ रहा है, यानी कि प्लस चार्ज, यानी हीट इज एब्जॉर्ब। इस केस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो क्यू की वैल्यू प्लस हो जाएगी। और क्यू कब माइनस होगा, जब हीट कहां से कहां मूव करेगी, सिस्टम टू सराउंडिंग, तो इस केस में हीट नेगेटिव हो जाएगी, तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 17। एडियाबैटिक एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज accompanied by, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा 17 का? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी,
नो चेंज इन एनी वन ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज। तो पहले हम चेक करते हैं, देखो डिक्रीज इन, देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? सर सबका प्लस होता है इसमें, नहीं, फॉर्मूला क्या, सारी एनर्जीज का। फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला? सर Q + W। हाँ, तो इसमें Q आ गया ना। यस सर। अब मैंने कहा ये Q 10 है और ये 15 है, तो 25 हो गया। अब मैंने बोला ये एडियाबेटिक प्रोसेस में लगाओ इसे, तो Q कितना होगा? डेल Q, डेल सर U, 0 हो जाएगा। डेल U कितना होगा? सर Q हो जाएगा। डेल U हो जाएगा आप 15, W। यस सर। क्योंकि Q 0 हो गया ना। तो डेल U यस सर। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या सेम रहा? सर डिक्रीज हुआ। हाँ, तो ये ऑप्शन सी सही हो गया ना, ए। ओके सर। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो जब भी आपको एक क्वेश्चन आते हैं तो आपको केवल क्या करना है, जो फॉर्मूला देखना है उसमें अप्लाई करना है बस उस कंडीशन को। उस कंडीशन को अप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वही माना जाएगा, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा जो इनकरेक्ट है? Q is a path dependent function, heat is a, sorry, enthalpy is a state function, both H and Q are state function, या both A and B? क्या है ऑप्शन करोगे आप 18 का? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए हीट है, हीट को मैंने क्या बताया था अभी आपको? सर पाथ फंक्शन है हीट तो। हाँ, तो ये तो सही है, पाथ डिपेंडेंट ही तो है ये। यस सर। तो ए तो करेक्ट है। यस सर। H इज अ स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी। सर ऑप्शन सी होगा इसका। 18 का बोथ H एंड ऑप्शन Q सी। आर स्टेट फंक्शन, लेकिन ये H तो इनकरेक्ट स्टेट है, फंक्शन है। बट सर Q नहीं है ना, Q तो पाथ फंक्शन है। हाँ, तो बोथ H एंड Q आर स्टेट फंक्शन। तो एक तो पाथ फंक्शन है और एक है स्टेट फंक्शन। और दूसरा वो कह यस रहा सर। है कि बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों कह रहा है ये? इसका ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसने गलत कर दिया यहाँ पे। ये इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया, करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। अब बताओ करेक्ट के बेस पे क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन ए करेक्ट है, हाँ, एंड बोल। H भी स्टेट फंक्शन। सर बोथ ऑप्शन सी। ऑप्शन नहीं, सी नहीं, ऑप्शन ऑप्शन डी। डी होगा। यस सर। ऑप्शन डी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। हाँ, ये वाला, ये इनकरेक्ट गलत कर दिया उसने। इनकरेक्ट में तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला रॉन्ग था। हाँ, ये वाला इनकरेक्ट में ये वाला रॉन्ग है कि बोथ नहीं होना चाहिए था। इसमें H स्टेट फंक्शन है लेकिन Q पाथ फंक्शन है। तो अगर इनकरेक्ट होगा तो C है और करेक्ट होगा तो D आंसर। ठीक है, हाँ, इनकरेक्ट है तो C आंसर और अगर करेक्ट होगा तो B आंसर, D आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 का बताओ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन D। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि द फिगर बिलो इज शोइंग दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज fitted with a frictionless piston. Total volume of a gas is VI and the pressure of gas inside is P. If external pressure is P external, which is greater than P is applied. The piston is moved inwards till the pressure inside become equal to external pressure. ठीक है, तो इसमें what does the shaded area represent in the figure? तो ये शेडेड एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये वर्क डन को। ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि वर्क डन पाथ फंक्शन होता तो यहाँ पे पाथ पे डिपेंड करता, तो जितना ज्यादा शेडेड एरिया होगा उतना वर्क डन ज्यादा होगा। तो बिल्कुल सही कह दिया आपने वाला। ठीक है, ये आएंगे अभी, हम इसको भी करेंगे इस क्वेश्चन टाइप को ग्राफ के बेस पे। तो इसमें जितना ज्यादा शेडेड एरिया होगा उतना वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है, वर्क, इसीलिए पाथ फंक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 20, व्हेन 1 mole of a gas is heated at constant volume, temperature is raised from 298 to 308 Kelvin. If heat supplied to the gas is 500 joule, then which statement is correct? 20 का कौन सा आंसर लग रहा है आपको? आवाज आ रही है मेरी? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं है। देखो, जैसे आपको यहाँ पे क्या दे दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम दे दिया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। अब डेल वी तो जीरो हो गया ना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क जीरो हो गया। सर तो सर ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। हाँ, ऑप्शन बी। तब उस केस में क्या होगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 500 जूल। ठीक है, तो इसीलिए ये बी इज द राइट आंसर। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 21, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम of 4 dm cube to 6 dm cube against a constant external pressure of 3 atm is, कितना होगा? सर अभी ये वाले करे नहीं है। अच्छा अच्छा, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर इसमें पी एक्सटर्नल इंटू डेल एल डी एल हाँ वाला लगेगा। हाँ हाँ, W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। अब हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, आपको दिया 3 atm, तो 3 हो जाएगा। डेल वी चेंज कितना हुआ, 6 बाद में हुआ, 4 पहले था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 6। लेकिन इसमें यूनिट क्या आएगी, देखो ये लीटर में, डीएम क्यूब मतलब लीटर, 1 लीटर मतलब 1 डीएम क्यूब। ठीक है, हो जाएगा लीटर एटीएम। अब वो इसमें लिख रहा है, देखो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल, तो ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू 101.32 जूल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 के आसपास। ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपको 6 भी दिखा है, लेकिन 6 क्या है आपके पास, रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि ये आपको दिया है क्योंकि लीटर। 1 एटीएम होता है हाँ 100 जूल। हाँ, इसीलिए इसको ध्यान रखना। आपको जो भी आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे। आप अलग अलग तरीके से करोगे तो सारे ऑप्शन सही आएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा, यूनिट पे, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इससे। अब क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement या relationship is not correct in thermodynamic chains? Which of the following statement, तो 22 का आंसर क्या होगा, नॉट करेक्ट। आप लोग देखना इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अच्छा, पर ये वाला मैंने आपको बताया नहीं है ना, ये आपके कोर्स से हटा दिया 22 का। ठीक है, 22 वाला ये हटा दिया आपके कोर्स से। इसमें ये माइनस साइन आना चाहिए, यानी ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो ये 22 क्वेश्चन हुए ना अभी तरुण? सर इसमें ऑप्शन डी। किसमें? सर ऑप्शन डी। किसमें, कौन से क्वेश्चन में? सर 22 में। नहीं, 22 का एक्चुअल में मैंने आपको बताया नहीं था। सी इज द राइट आंसर, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये देखो इससे पहले वाला ये सही है। यहाँ पे माइनस चार्ज आना चाहिए, माइनस माइनस साइन आना चाहिए, तो माइनस साइन यानी ये वाला करेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, सी। ओके सर। अब ये बताओ, क्योंकि आप करोगे तभी आपको मजा भी आएगा ना आंसर, क्वेश्चन आंसर करने में। तो अभी बताओ इसको, इसके आगे जो ये क्वेश्चन है 58 इतने तक, कितना 50 तक कितना टाइम लगेगा आपको, 54 तक?
सर 7 o'clock तक कर दूंगा मैं। 1 आवर्स में। यस सर। तो 7 o'clock में फिर ज्वाइन करते हैं हम, ठीक है, और मुझको आंसर की भेज देना। तो ओके सर। आज ये पूरे 54 कंप्लीट करने हैं हमने, यानी पर डे का टारगेट 50 क्वेश्चन का होगा पर डे, ठीक। ओके सर। हाँ, तब जहां पे नहीं आएगा उसे देखना कि कहाँ पे नहीं आ रहा है, और इसमें तभी आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा ना ये, यस सर। अब मैं बताऊंगा तो आपको अभी अच्छा समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करोगे उसे। तो इसीलिए 7 o'clock पर ही ज्वाइन ओके होना, सर। ठीक। ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय।